अच्छा, अब देखें यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखें कि ये जो शेप की क्लास है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस तरह हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट किया था, हमने कहा था कि क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए क्लास का होना ज़रूरी है। और एक क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उस क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होंगे वो सारे के सारे उसके हर ऑब्जेक्ट में होंगे। प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से उन ऑब्जेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है मेथड्स की वो डिफरेंट होगी। अब देखें, इसी हिसाब से बात करते हैं कि ये जो शेप की क्लास है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब ये शेप से क्या मुराद है, यानी इसको थोड़े और आसान अल्फाज में कर लेते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं या आपसे कहूं, आपको एक हुक्म दूं जनाब कि शेप ड्रॉ करें, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप उल्टा मुझसे सवाल करेंगे कि भाई कौन सी शेप ड्रॉ करें। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं भाई ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। सही है। अगर मैं आपसे कहूँ पेंटागन ड्रॉ करें या स्क्वायर ड्रॉ करें या एक लाइन ड्रॉ कर दें या एक पॉइंट ड्रॉ कर दें, आप कर देंगे। सारी शेप सही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ शेप ड्रॉ करें, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी शेप ड्रॉ करें। इसका मतलब ये है कि शेप खुद लफ्ज़ जो है, या उर्दू में इसको शक्ल कहते हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्लास तो हमने बनाई हुई है। ठीक है। तो देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या होती हैं? जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि जनाब आज मुझे 1 किलो खुशी हुई है, तो आप कहेंगे अजीब सी बात कर रहे हैं आप, है ना। या मैं आपसे कहूँ कि आज मेरा जो है वो 1 लीटर दिल दुखा है, कह सकता हूँ मैं? नहीं कह सकता। या इसी तरीके से आपसे जो कहूँ, मैं ये कहूँ जनाब कि आज मुझे जो है ना पूरा 25 किलो गुस्सा आ रहा है, तो आप बोलेंगे अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप। ठीक है। इसी तरह शेप, सिर्फ शेप ड्रॉ नहीं हो सकती। सही है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्वांटिफाई नहीं हो सकती। या सी शार्प या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। अगर आप किसी क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दें ऐसे, तो अब ये जो क्लास होती है ये एक ऐसी क्लास बन जाती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सही है। अच्छा, फिर इसको बनाते क्यों है भाई जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की खास बात ये होती है कि उसको आप इनहेरिट कर सकते हैं, उसको अपनी पेरेंट क्लास बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जहन में रखें पहली बात कि ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो एज अ पेरेंट क्लास जो है वो सर्व करती है। फिर दूसरी बात ये ध्यान में रखें जनाब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लाजमी तौर पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ज़रूर होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा मेथड होता है? ऐसा मेथड जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ हो, ऐसा मेथड जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ हो, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अच्छा, फिर देखें, ये इस चीज़ को आप दोनों तरीक़ों से समझ सकते हैं। अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास लाजमी तौर पे एब्स्ट्रैक्ट होगी, और अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसमें लाजमी तौर पे कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं
और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड से मुराद नॉर्मल मेथड, वो भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, एक तीसरी बात बल्कि ये समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है उसकी कोई बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ सिग्नेचर होता है। भाई देखें ना, हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि खाली शेप अगर मैं आपसे ड्रॉ करने का बोलूं तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब शेप ड्रॉ नहीं हो सकती, शेप के चाइल्ड ड्रॉ हो सकते हैं। सही है। तो जब शेप ड्रॉ ही नहीं हो सकती तो ड्रॉ का मेथड फिर कॉल कैसे होगा? ड्रॉ का मेथड कॉल होने का मकसद तो ये है कि शेप ड्रॉ हो रही है। ठीक है। देखिए यहां दो चीजें समझ लें क्लियरली। वो क्या है? वो ये है कि एक चीज ये है कि अगर कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट होगी तो वो क्या बिहेवियर उसका होगा। दूसरी चीज ये कि किस चीज को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। अब ये जो दूसरी चीज है ना, किस चीज को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, ये थोड़ा सा टाइम के साथ समझ में आता है। अभी हमारा किस चीज पर फोकस है? अगर कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट होगी तो वो उसकी क्या उसके अंदर चीजें होंगी, तो अपना जहन अभी आपने इधर रखना है। ठीक, सही है। तो अगर ड्रॉ का मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, और वो क्लास जिसमें ये मेथड है वो लाजमी तौर पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, क्योंकि उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। मेरी बात समझ में आ रही? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के हिसाब से बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पहली बात यह है कि उसकी कोई बॉडी नहीं होती। लेकिन उसकी दूसरी खास बात यह है कि अगर किसी मेथड के साथ आपने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया तो वो मेथड जिस क्लास में मौजूद है उस क्लास की तमाम चाइल्ड क्लास को उस मेथड को ओवरराइड करना लाजमी हो जाएगा। अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो वो जिस क्लास में है उस क्लास की जितनी चाइल्ड क्लासेस हैं उन तमाम चाइल्ड क्लासेस पर उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करना लाजमी हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक नया लफ्ज यहाँ यूज कर लिया, इंप्लीमेंट। तो ये जहन में रखें। देखें एक चीज होती है मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग से क्या मुराद है? ओवरराइडिंग से मुराद ये है कि मेरे पास पेरेंट में एक मेथड मौजूद है, उसके अंदर उसकी कोडिंग लिखी हुई है, मैंने उस क्लास के चाइल्ड क्लास में उस मेथड की सेम सिग्नेचर से दोबारा से कोडिंग लिख दी। अब ये होगा कि अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो नया मेथड जो मैंने उसी सिग्नेचर से बनाया है उसकी कोडिंग कॉल होगी। ये कहलाती है ओवरराइडिंग। पेरेंट के लिए अलग हो गया, चाइल्ड के लिए अलग हो गया। लेकिन अगर पेरेंट में कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो अब लाजमी हो जाता है चाइल्ड पे कि वो उस मेथड को सेम सिग्नेचर से ओवरराइड करे और उसकी बॉडी डिफाइन करे। यानी ट्रायंगल जो है अब उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि चाहूं तो ड्रॉ को ओवरराइड करूं या चाहूं तो ना करूं। अब इसको लाजमी तौर पे ड्रॉ को ओवरराइड करना है। अगर ये नहीं करेगा तो यहां पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके पेरेंट में ड्रॉ का मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो किसी भी मेथड के साथ अगर वर्चुअल का कीवर्ड लगा हुआ होता है तो चाइल्ड की मर्जी है ओवरराइड करे ना करे। कर दे तो ठीक है, नहीं करेगा तो पेरेंट वाला मेथड चल जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है तो फिर चाइल्ड पे अब लाजमी है कि वो उसको ओवरराइड करे। सही है। इसलिए कि लॉजिकली आप देखें कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना उसकी बॉडी होती नहीं है। अब अगर चाइल्ड में आप उसको ओवरराइड नहीं करेंगे और वो चाइल्ड में विदाउट बॉडी के आ जाएगा और अब चाइल्ड का कोई ऑब्जेक्ट बना लेता है तो और उसके बाद वो ड्रॉ का मेथड कॉल करता है तो कॉल होगा क्या?
देखें जो ड्रॉ का मेथड है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, बॉडी नहीं है, तो लिहाजा शेप का मैं ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकता, लिहाजा ये सूरत हाल होगी नहीं कि शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनाए और ड्रॉ का कॉल कर ले मेथड, क्योंकि शेप तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है कि भाई शेप एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये मसला कभी नहीं आएगा कि शेप के ऑब्जेक्ट से ड्रॉ कॉल हो रहा है। लेकिन चाइल्ड जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अब इसमें अगर विदाउट बॉडी वाला ड्रॉ आ गया इनहेरिट होकर और किसी ने ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बना के उस ड्रॉ को कॉल कर लिया तो क्या कॉल होगा? लिहाजा ट्राइंगल जो है वो अगर शेप का चाइल्ड बनना चाहता है तो उसको उसके अंदर ड्रॉ होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसको आप थोड़ा सा घुमा के ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी को शेप बनना है तो उसको ड्रॉ होना लाजमी है। ऐसी कोई चीज शेप नहीं हो सकती जो ड्रॉ नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मजीद ये बात हमें समझ में आ गई कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाजमी होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर चाइल्ड जितने भी हैं उन सबको वो तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करने होंगे। अच्छा, ये जो इम्प्लीमेंट का लफ्ज़ है ना, इसको समझ लें कि जब कोई नॉर्मल मेथड होता है और उसको हम ओवरराइड करते हैं तो वो तो ओवरराइडिंग है, यानी कि किसी कोड के ऊपर हमारा कोड आ गया जिसने उस कोड को छुपा दिया। लेकिन अगर मैं ओवरराइड मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर रहा हूं तो अब मैंने किसी कोड को छुपाया तो है नहीं, मैंने क्या चीज ओवरराइड करी है? कुछ भी नहीं करा। लिहाजा इसको कहेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन। मेथड को इम्प्लीमेंट किया है आपने, ठीक है, एक फंक्शनैलिटी है जो इम्प्लीमेंट की है मैंने। समझ में आ रही बात? तो एब्स्ट्रैक्ट चीज जो होती है ना वो इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो मेथड हो चाहे वो क्लास हो। चलें इसके ऊपर बाद में आएंगे। फिलहाल ये हमारे पास शेप की क्लास है जिसको मैंने कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब ये इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत क्या है, तो इसके ऊपर इसको इस तरीके से समझ लें कि यहाँ पे आप अब इसकी अगर एक दफ़ा फिर से क्लास डायग्राम बनाएंगे, इसको डिलीट करके या उसको रिफ्रेश भी कर सकते थे। खैर चलें, इसको मैंने दोबारा से अपने कोड की क्लास डायग्राम बनाई। तो अब की दफ़ा आप देखेंगे कि आपकी जो शेप की क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है, और बाकी जो दो क्लासेस हैं, तीन क्लासेस हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल और पेंटागन, वो स्टिल इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। सिर्फ यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गई है, लिहाजा ये ड्रॉ अब इनमें लाजमी हर एक में होगा। ठीक। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्टर मौजूद है। कंस्ट्रक्टर हो सकता है उसका, क्यों इसका कंस्ट्रक्टर क्यों है भाई? इसका कंस्ट्रक्टर क्यों रखा है मैंने? इसका तो मैं ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तो फिर कंस्ट्रक्टर तो कभी कॉल होगा नहीं, तो फिर मैंने कंस्ट्रक्टर क्यों रखा? हाँ, जब देखें क्या बात हुई थी कि चाइल्ड क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मकसद यही होता है कि इसको कोई आगे जाके ओवरराइड करेगा, इनहेरिट करेगा। ठीक है, सही है? नींद आ रही है आप लोगों को? लोरी सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ? नींद आ रही है मुझे लग रहा है। एक रिकॉर्डिंग कर लें, घर जाके रात में चला लिया करें आप लोग, नींद ना आया करे तो। हाँ, नींद आ रही है? तो जनाब हमारे पास जो है वो, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसलिए रख लेते हैं क्योंकि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा ना, तो ये कंस्ट्रक्टर इसलिए यहाँ पर रखा होगा, इसका अपना कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, अब देखें
शेप जो है वो इन तीनों क्लासेस का पेरेंट है। इन तीनों क्लासेस में आपस में क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। भाई भाई हैं, बहन बहन है, या भाई बहन है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता, या तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है बस, और कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अब ये रिलेशनशिप ना होने से क्या मुराद है? देखें, इसको इस तरीके से समझें कि अगर मैं लिखता हूं ट्राइंगल टी, तो ये ट्राइंगल टी क्या है? क्या ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बन गया? नहीं बना। तो ये क्या है? टी क्या है? टी एक वेरिएबल है। अच्छा अच्छा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं बना अभी। अच्छा चलें, मैं लिखता हूं न्यू ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बना? बन गया? नहीं बना। हाँ, देखें, इसको इस तरीके से समझें कि ये जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, इस मेमोरी के अंदर जो है ना, वो बहुत ही रैपिडली चीज़ें बन रही होती हैं, ख़त्म हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, ख़त्म हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो कोई चीज़ बनाएंगे तो वो पहले ब्लॉक में बनेगी, फिर दूसरी चीज़ बनाएंगे तो वो मेमोरी के दूसरे ब्लॉक में बनेगी, तीसरी चीज़ बनाएंगे तो वो तीसरे ब्लॉक में बनेगी। ऐसा नहीं होता। अगर मेमोरी को आप समझ लें पूरा कराची, तो यूं समझें कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हो सकता है पहला ऑब्जेक्ट सदर में बने, दूसरा लियारी में बने, तीसरा क्लिफ्टन में बन जाए। कुछ नहीं पता कहाँ बन रहा है, क्योंकि मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर रहा है, आपका प्रोग्राम भी यूज़ कर रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी यूज़ कर रहे हैं। नतीजतन मुस्तकिल तौर पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डेटा आ रहा होता है, जा रहा होता है और यूजेज हो रहा होता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऑब्जेक्ट बना देती है, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं ट्राइंगल टी इक्वल्स टू न्यू ट्राइंगल, तो ये लाइन ऑब्जेक्ट बना देती है मेमोरी में कहीं भी, सही है। जहां बनाती है उस जगह का रेफरेंस, वो जगह कहां पर है मेमोरी के अंदर, इसके पास स्टोर हो जाता है, ठीक है। लिहाजा अगर ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, तो बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको इस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, सही है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर मैं सिर्फ न्यू ट्राइंगल लिख दूं तो ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन अब बनने के बाद मैं इसको एक्सेस कैसे करूं, मुझे पता ही नहीं कि ये कहां बना है। मेरी बात समझ में आ रही? और अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल टी लिखता हूं, ये नहीं लिखता, तो ये तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर सकता है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखें, जैसे हम लिखते हैं ना इंटीजर आई। अब ये आई क्या है? वेरिएबल है, और आईएनटी क्या है? इसकी डेटा टाइप है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल आई, तो आई क्या है और ट्राइंगल क्या है? उसकी डेटा टाइप है। तो ट्राइंगल भी अब एक डेटा टाइप है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं जनाब कि जब हम एक नई क्लास बनाते हैं तो एक नई डेटा टाइप बना रहे हैं, सही। जिस तरह इंटीजर में 10 स्टोर हो सकता है, ए स्टोर नहीं हो सकता,
स्ट्रिंग में पूरा सेंटेंस स्टोर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये जहन में रखिएगा कि ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट में ट्राइंगल ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही स्टोर हो सकता है। ट्राइंगल के वेरिएबल में, ट्राइंगल डेटा टाइप के वेरिएबल में ट्राइंगल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही स्टोर हो सकता है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल टी इक्वल्स टू न्यू ट्राइंगल। अब यहां ऑब्जेक्ट बना ट्राइंगल का और वो एक ऐसे वेरिएबल में उसका एड्रेस आ रहा है जो खुद ट्राइंगल टाइप का है। अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल टी टी इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर, अब मसला है। क्या मसला है जी? मसला ये है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है स्क्वायर का और उसका रेफरेंस से क्या मुराद है? देखें, रेफरेंस से मुराद है उसका अता पता, एड्रेस, कहां रहता है। सही है भाई, आपका कोई दोस्त था मैट्रिक में, बड़ा अजीज दोस्त था, ठीक, आपको बहुत याद आता है, मिलना चाहते हैं आप उससे, एड्रेस नहीं पता, कैसे मिलेंगे? फोन नंबर ही नहीं पता, ईमेल एड्रेस ही नहीं, कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, ठीक है। हाँ, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, अगर एड्रेस पता मिल गया, कांटेक्ट नंबर मिल गया तो फिर ही मिल सकता है ना, उसके बगैर तो नहीं मिल सकते। तो यही हाल है यहाँ पर। तो ये जो वेरिएबल होता है ना, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उस रेफरेंस को, यानी उसका आता पता, वो अपने पास रखे। तो स्क्वायर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, उसका रेफरेंस, उसका आता पता ट्राइंगल के वेरिएबल में नहीं आ सकता। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखें कि शेप जो है उसका वेरिएबल इस काबिल है कि उसके अंदर स्क्वायर का ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ सके। हाँ, ये क्यों है? इसलिए कि शेप स्क्वायर का पेरेंट है, ठीक है। अब ये अजीब बेकार सी बात है भाई, क्यों है ये? तो देखें, इसको एक जुमले में समझ लें आप, आसान से जुमले में। वो जुमला ये है जनाब कि पेरेंट्स जो हैं वो चाइल्ड का बोझ उठा सकते हैं, लेकिन चाइल्ड जो हैं वो पेरेंट का बोझ नहीं उठा सकते। भाई जो है वो भाई का बोझ नहीं उठा सकता, भाई जो है वो बहन का बोझ नहीं उठा सकता, बहन बहन का बोझ नहीं उठा सकती, बहन भाई का बोझ नहीं उठा सकता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये प्रिंसिपल याद रखने के लिए, ठीक है। तो शेप क्योंकि स्क्वायर का पेरेंट है, लिहाजा शेप के वेरिएबल में स्क्वायर का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसे करूं कि स्क्वायर एस एस इक्वल्स टू न्यू शेप, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अव्वल तो शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट ना भी होती तो मैं ये नहीं कर सकता था, ठीक है। मैं ना यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राइंगल, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट जो है उसका एड्रेस स्क्वायर का वेरिएबल नहीं रख सकता अपने पास। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि एक पेरेंट जो है उसके वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर, उसका रेफरेंस स्टोर हो जाता है। अब